जियोग्राफिकल थॉट्स के अंदर हमारा अंतिम थॉट है मानव विकास सूचकांक। यानी मानव विकास सूचकांक क्या होता है, किस तरह, क्या उसकी संकल्पना है, कब शुरू हुआ और किन आधारों पर यह तैयार किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इतिहास देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक कब प्रकाशित किया गया या क्या इसकी ज़रूरत पड़ी। तो 1990 या हम कहें 1980 के दशकों से पहले जो मानव विकास था, विभिन्न देश यह सोचते थे कि यदि किसी देश के पास बहुत अधिक पैसा है, यानी आर्थिक स्तर से यदि ऊंचा है कोई देश, तो उसका मानव विकास का स्तर भी बहुत ऊंचा होगा। लेकिन यह एक तरफा धारणा थी, एक तरफा सोच थी, क्योंकि इसके अंदर कई देश तो ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक रूप से वे उन्नत हैं, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से कोई भी उनको छूट नहीं है। जैसे ओपेक के सदस्य हम देखें तो ओपेक के सदस्यों के अंदर उनके पास, जो कि तेल निर्यातक संघों का देश जो संघ है, उसके अंदर जो विभिन्न देश हैं, खासकर पश्चिमी एशिया के देश हैं, चाहे दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला है, तो उनके अंदर आर्थिक रूप से तो वे उन्नत हैं, लेकिन जब हम उस देश के अंदर लोगों का जीवन स्तर देखते हैं तो बहुत दयनीय हालात हैं उनके, सामाजिक दृष्टि से वे बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इस धारणा को क्या है, जो प्राचीन धारणा थी आर्थिक विकास वाली, इसको नकार दिया गया। उसके अंदर यह महसूस किया गया कि इसके अंदर जो आर्थिक कल्याण है या कल्याणिक रूप से भी लोग क्या है, लोगों का कल्याण भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाना चाहिए। तब इसकी मानव विकास सूचकांक की खोज की गई। इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे सूचकांक थे, लेकिन जो सबसे सटीक या हम कह सकते हैं उच्च यही माना जाता है मानव विकास सूचकांक, क्योंकि यह ठीक बैठता है मानव विकास के पैमाने पर। तो मानव विकास है क्या? 1980 का दशक जब अंत होने को था और 1990 की शुरुआत के अंदर दो एशिया के महान अर्थशास्त्री थे, एक तो पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक और एक भारत के डॉक्टर अमर्त्य सेन। इन दोनों ने मानव विकास की एक नई परिभाषा लिखी, जो कि सभी के द्वारा मान ली गई। वो परिभाषा इतनी अधिक सटीक थी और महत्वपूर्ण थी। उनके अनुसार, महबूब उल हक के अनुसार, मानव विकास क्या है? लोगों के विकल्पों में वृद्धि से है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। यानी लोगों के पास विकल्प हों, जिससे कि वे अपना जो जीवन का जीने का ढंग है वह उच्चतम तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। वहीं जो भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, उनके अनुसार मानव विकास का मतलब जो लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि है, परतंत्रता में कमी हो, और इसके अंदर जो राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनका बहुत अधिक योगदान हो जाता है। यानी कितनी मात्रा में ये छूट दे पाती हैं लोगों को, चाहे वो अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, धार्मिक आज़ादी हो, या किसी प्रकार का जीवन यापन करने की आज़ादी हो, जितनी अधिक होगी मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा। तो ये मानव विकास। फिर मानव विकास को मापने के जो एक सूचक तैयार किया जाता है, सूचकांक, उसी को मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। इसके 3 पक्ष हैं। एक तो जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों को मिलाकर फिर किसी देश के अंदर हम देखा जाता है कि कितना मानव विकास हुआ है। इसके अंदर जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि किसी बच्चे ने यदि जन्म लिया है तो उसकी वह कितने साल तक जिएगा, इसकी औसत उम्र क्या हो सकती है। और शिक्षा का स्तर, इसके अंदर 2 चीज़ें ली जाती हैं। एक तो स्कूल के अंदर कितने बच्चों का इनरोलमेंट है, यानी कितने बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, और दूसरे जो उसी देश के वयस्क लोग हैं उनके पास कितनी शिक्षा है। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर शिक्षा के स्तर के अंदर देखा जाता है। वहीं प्रति व्यक्ति आय क्रय शक्ति के रूप में मापा जाता है, यानी किसी देश के लोगों के पास कि पैसा खर्च करने की शक्ति कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इसके अंदर जो 3 प्रकार के आंकड़े लिए जाते हैं। ये रिपोर्ट है जो प्रति व्यक्ति आय रिपोर्ट, हर साल वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके अंदर यानी किसी देश में प्रत्येक व्यक्ति के पास यदि $9,360 हैं प्रति व्यक्ति, तो वह उच्चतम मानव विकास माना जाता है या उच्चतम प्रति व्यक्ति आय मानी जाएगी। वहीं $761 या उससे अधिक है तो इसे हम मध्यम प्रति व्यक्ति आय में गिनेंगे, और 760 से कम है तो वह निम्न प्रति व्यक्ति आय के रूप में काउंट किए जाएंगे। तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वहीं
जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा, ये UNPD के द्वारा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके अंदर 2011 की रिपोर्ट के अनुसार जापान सबसे आगे था, वहाँ पर औसत लोगों की उम्र 83.4 वर्ष थी, वहीं भारत की 65.2 वर्ष थी। तो कितना फ़र्क है आप देख सकते हैं भारत और जापान का। जापान के लोग वैसे ही बहुत अधिक जीते हैं, वे हमसे काफ़ी आगे हैं। वहीं शिक्षा का स्तर भी, उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, जो 2/3 बहुमत है इसके अंदर, वो तो वयस्क शिक्षा को दी जाती है और 1/3 बच्चों के एनरोलमेंट या सकल नामांकन अनुपात से। तो इन तीनों को मिलाकर फिर जो एक स्कोर तैयार किया जाता है वही मानव विकास सूचकांक होता है, जो अलग अलग देशों को जारी कर दिया जाता है। अब ये मापते कैसे हैं? इसके अंदर एक सूत्र है कि औसत में से न्यूनतम घटाएंगे, उच्चतम में से न्यूनतम, फिर उनको हम डिवाइड कर देंगे। ये तीनों चीज़ें हैं, यानी औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है, न्यूनतम जीवन प्रत्याशा कितनी है, उच्चतम जीवन प्रत्याशा कितनी है और न्यूनतम जीवन प्रत्याशा। जैसे हम भारत के अंदर बात करें, भारत के अंदर जो औसत जीवन प्रत्याशा है वह है 65.4 वर्ष है और न्यूनतम 20 वर्ष है। उच्चतम की बात करें तो भारत के अंदर 83.4 और न्यूनतम। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो जो स्कोर निकलता है हमारा वह क्या होगा, ये एक चीज़ होगी, इस एक का स्कोर होगा तो इसको हम 0.718 के लगभग, तो ये भारत का एक स्कोर हो गया जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का। वहीं दूसरे का निकालेंगे, फिर तीसरे का, इन तीनों को मिलाकर फिर एक जो कंबाइन स्कोर बनेगा उसके आधार पर रैंक तैयार की जाती है, यानी कोटिक्रम दिया जाता है देशों को 0 से 1 के बीच। अब निश्चित है कि किसी देश का स्कोर 1 के जितना पास होगा तो वह उच्चतम मानव विकास के अंदर आएगा, 0 के जितना पास होगा वह निम्नतम मानव विकास की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अंदर जो नॉर्वे है वह पिछले कई सालों से लगातार प्रथम स्थान पर आता रहा है, क्योंकि वहाँ पर ये सभी चीज़ें उच्चतम है। इनके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई देश इसके अंदर आगे है और इन दो के अंदर उसका यदि स्कोर पीछे रह गया तो वो बहुत उच्च हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। तीनों के अंदर यदि अच्छे स्कोर हैं तब आपके चांसेस हैं कि आप उच्चतम मानव विकास की श्रेणी में रखे जाएंगे। इसके अंदर फिर कई श्रेणियां होती हैं मानव विकास सूचकांक की, कि बहुत अधिक उच्चतम विकास वाले देश हैं जैसे पश्चिम यूरोपीय देश हैं या संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर उच्चतम विकास वाले हैं, मध्यम और निम्न, इनको 4 श्रेणियों के अंदर रखा जाता है। तो ये हो गया मानव विकास सूचकांक और इसको ज्ञात करने का तरीका। अब हालांकि चीज़ें और अधिक स्पष्ट हो चुकी हैं, तो इनके अंदर कुछ चीज़ें और सम्मिलित कर दी गई हैं, यानी कि जो मानव विकास सूचकांक है, जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है उसके अंदर कुछ चीज़ें और भी जोड़ दी गई हैं ताकि एक बेहतर समझ विकसित हो सके किसी देश की, वहाँ के जो एक्चुअल हालात हैं वह पता चल सकें। जैसे इसका क्रमिक विकास हम कह सकते हैं। इसके अंदर और चीज़ें जोड़ दी हैं, लिंग आधारित विकास सूचकांक, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि लिंग असमानता देखी जाती है, यानी GDI के अंदर यह पाया गया है कि प्रत्येक देश के अंदर, चाहे कोई भी देश है, उच्चतम न्यूनतम मध्यम, उसके अंदर उस देश के अंदर लिंग के आधार पर है जो असमानता देखने को मिलती है, महिलाओं के प्रति भेदभाव देखने को मिलते ही हैं, तो इसको भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। फिर लिंग सशक्तिकरण मापन है, जेंडर एम्पावरमेंट मेजरमेंट है, इसके अनुसार कि वहाँ पर महिलाएं कितनी सशक्त हैं, चाहे नीति निर्धारण की बात हो, राजनीतिक की बात हो, सामाजिक महिलाओं की भागीदारी कितनी है। तो ऐसा पाया गया है कि इस्लामिक देशों के अंदर ये जो लिंग सशक्तिकरण मापन है ये बहुत नीचे है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदिशें महिलाओं के खिलाफ देखने को मिलती हैं। मानव निर्धनता सूचकांक HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर 2 प्रकार के देश सम्मिलित किए जाते हैं,
एक तो जो निर्धन देश हैं उन देशों के अंदर 40 वर्ष तक क्या लोग जिंदा रह पाते हैं, 40 वर्ष तक कितने लोग पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इन सब को सम्मिलित किया जाता है। और दूसरा जो औद्योगिक देश हैं उनके अंदर उद्योगों के अंदर मजदूरों की स्थिति क्या है, उन सब के आधार पर मिलाकर ये मानव निर्धनता सूचकांक तैयार किया जाता है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इसके बिना यह अधूरा रह जाता है मानव विकास सूचकांक, क्योंकि इन तीनों के अंदर जो गरीबी का तो पता ही नहीं चलता, वास्तव में लोग कितने गरीब हैं, किन हालातों में रह रहे हैं वह पता नहीं चलता। चौथा प्रौद्योगिकी उपलब्धि सूचकांक है, टेक्नोलॉजी। इसके अंदर किसी देश के अंदर विज्ञान का स्तर क्या है, लोग कितने के विज्ञान से जुड़े हैं, किसी देश ने कितने आविष्कार किए हैं और कितनों पर पेटेंट कराया है, इन सब को उसके अंदर ध्यान में रखा जाता है। या विज्ञान के द्वारा कितना राजस्व उसको प्राप्त हो रहा है बाहरी देशों से, तो इन सब को मिलाकर यह प्रौद्योगिकी उपलब्धि सूचकांक निकाला जाता है, टेक्नोलॉजी अचीवमेंट इंडेक्स। तो निष्कर्ष रूप में आप लिख सकते हैं कि मानव विकास की पहले तो मूल संकल्पना लिखेंगे आप, और उसके बाद मानव विकास के पक्ष बताते हुए इसकी जो प्राप्तियां हैं, कमियां हैं, वह भी आप बताएंगे कि किस तरह यह भेदभाव करता है विभिन्न देशों के बीच। और इसके अतिरिक्त आपने जो मानव विकास रिपोर्ट है 2021 वो भी आपने कवर करनी होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और करंट के अंदर खासकर जो इंडिया का रैंक है वो डाउन हो रहा है, तो उसके कारण भी पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं, ये कितना स्कोर है और विभिन्न देशों के अंदर असमानता क्यों देखने को मिलती है, कुछ देश उच्चतम विकास पर क्यों पहुँचे हैं, कुछ देश पीछे क्यों रह जाते हैं, इन सब का एक मिला जुला कारण आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके ऊपर एक आप संतुलित एक निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।